ठीक है, तो ये हमारा कुछ पैसेज है जो ना ही ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल, तो अगर पैसेज छोटा है तो आप पहले पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या आप जैसा प्रेफर करें, आपको जैसा बेस्ट लगे। और कोशिश ये रहती है अधिकतर लोगों की, अगर जो है पैसेज ज़्यादा लेंदी होता है या बड़ा होता है तो नॉर्मल सभी बच्चे जो है ऐसा करते हैं कि पहले क्वेश्चंस जितने होते हैं पैसेज से रिलेटेड उन्हें हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसको पैसेज को पढ़ते हैं। बिल्कुल हम उसी तरह करेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो पैसेज, हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानवता का वास्तविक शत्रु विज्ञान नहीं बल्कि युद्ध है। क्योंकि ये पैसेज से है, पैसेज पढ़ेंगे तब इसको हम समझ पाएंगे। बस क्वेश्चन इसलिए पढ़ा जाता है कि एक आउटलाइन क्रिएट हो जाए आपके माइंड में कि ये जो टॉपिक है किस टॉपिक पे है ये पैसेज, और ये पैसेज में अगर वो लाइन आप पढ़ेंगे तो हिट करेगी आपके माइंड में कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बना है। युद्ध को रोका जा सकता है यदि, ये भी पैसेज पढ़ेंगे तब। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार हमारी समस्या है। क्या हमारी समस्या है गद्यांश के अनुसार? तो जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो ये विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु क्या आवश्यक है, ये भी पैसेज से संबंधित है। विनाश की दहलीज पर खड़ा करना का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो ये पैसेज नहीं, ये आपके व्याकरण से है, ग्रामर से है हिंदी, तो इसको हम बिना पैसेज पढ़े भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। युद्ध काल में कौन सा समास है, ये भी ग्रामर से है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो ग्रामर से आ जाते हैं, जिनको पैसेज पढ़ने के लिए, जिनको हल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हल करने के लिए पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं कि क्या है पैसेज में और किस पर बात कही गई है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए, जो हम अभी प्रश्न हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यह सर्वविदित है, लिखा है यह सर्वविदित है कि मानवता का सबसे घोर शत्रु विज्ञान नहीं वरन युद्ध है। यही पूछा गया है पहले ऑप्शन में, पहले क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे, वहाँ पे कहा गया है कि यह सर्वविदित है कि मानवता का सबसे घोर शत्रु विज्ञान नहीं वरन युद्ध है। पढ़ते हैं आगे क्या है। विज्ञान मात्र विद्यमान सामाजिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करता है। स्पष्टतया विज्ञान शांति के दौर में रचनात्मक होता है और युद्ध काल में यही विनाश का रूप ले लेता है। प्रायः विज्ञान द्वारा प्रदत्त अस्त्र युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल सही है कि जो विज्ञान ने या वैज्ञानिक तौर तरीके से वैज्ञानिकों के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं, अगर युद्ध न हो तो उनसे कोई हानि नहीं होगी, लेकिन अगर युद्ध होता है तो अपने बचाव के लिए वो ज़रूरी भी है। तो युद्ध काल में ही क्या है, ये विनाश के रूप ले लेते हैं। बिल्कुल, हालांकि यह युद्ध को अत्यधिक भयावह ज़रूर बना सकते हैं। बिल्कुल, अगर थोड़ी सी भी बात हो तो वहाँ पे अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन जैसे बड़े देशों के लिए होता है। फिलहाल ये मुद्दा नहीं है, हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हम भटकते नहीं हैं। हालांकि वह युद्ध को अधिक भयावह जरूर बना सकते हैं। अभी तक यह अस्त्र हमें विनाश के कगार तक ले आए हैं। अतः हमारी मुख्य समस्या विज्ञान को प्रतिबंधित करना नहीं बल्कि युद्ध रोकना है। बल प्रयोग के स्थान पर विधि एवं राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में अराजकता के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। ऐसे प्रयास में सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं। अब हमारे समक्ष यह प्रश्न मुंह खोले खड़ा है, क्या शिक्षा एवं सहिष्णुता, सौहार्द एवं रचनात्मक सोच हमारे विनाशकारी क्षमताओं के साथ जारी प्रतिस्पर्धा में कभी जीत सकती है?
ठीक है, यहाँ पे हमारे बचाव विज्ञान के जो रचनात्मक अस्त्र शस्त्र हैं उनको लेकर बातें कही गई हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी भी कीमत पर हमें इस पीढ़ी में अवश्य ही ढूंढना होगा। विज्ञान को हमें समाधान ढूंढने में सहायता करनी होगी, परंतु प्रमुख निर्णय की क्षमता हम सभी को स्वयं विकसित करनी होगी। यानी कि जो स्वयं हम निर्णय लेते हैं उसको विकसित करना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। हमें कोई भी चीज़ देख के, सुन के, जान कर, कहीं से भी बिना स्पष्ट रूप से जब तक हमें उस चीज़ का ज्ञान ना हो, हमें उस पर नहीं बोलना चाहिए। अपने तर्क उतने स्वाभाविक तरीके से नहीं रखनी चाहिए। तो ये बात हो रही है यहाँ पे पैसेज विज्ञान को लेकर अस्त्र शस्त्र और युद्ध के बारे में है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मानवता को जो है सर्वोपरि रखा गया है कि अगर युद्ध रुक जाते हैं तो विज्ञान के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल, मानवता का वास्तविक शत्रु विज्ञान नहीं बल्कि युद्ध है, क्योंकि यानी कि बिल्कुल मानवता का जो शत्रु है वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान का काम है रचना करना, तो बिल्कुल सही है, युद्ध है। क्यों? ऑप्शन देखते हैं। विज्ञान मात्र अस्त्रों का आविष्कार करता है जिससे युद्ध लड़े जाते हैं। देखिए, सारों ऑप्शन बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन को क्लेरिफाई करे, डिस्क्राइब करे, उसको हमें चूज करना रहता है। खासकर सीटेट के एग्ज़ाम में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी। विज्ञान युद्ध काल में विनाशकारी हो जाता है। विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र ही युद्ध के असली कारण है। ये रीजन बिल्कुल गलत है। विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र मात्र ही युद्ध के कारण नहीं, यद्यपि इनके द्वारा घोर विनाश निश्चित है। बिल्कुल ठीक है। तो पहले के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र मात्र ही युद्ध के कारण नहीं है। यानी कि सिर्फ अस्त्र शस्त्र की वजह से ही युद्ध नहीं होते हैं, इनसे घोर विनाश हो जाता है, ये निश्चित है। युद्ध के समय अगर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित तौर तरीके से वो विनाश की तरफ ले जाता है। पैसेज के हिसाब से चौथा ऑप्शन सही होगा। युद्ध रोका जा सकता है यदि विज्ञान को समूल विनाश की अनुमति न दी जाए, यानी कि सब कुछ उस विज्ञान के हाथ में न सौंपा जाए। विधि एवं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति द्वारा हम बल प्रयोग एवं अराजकता के ऊपर नियंत्रण पा सकें। यही बात ऑप्शन पैसेज में कही गई है, गद्यांश में कही गई है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। विज्ञान की सुविधाओं का प्रयोग मात्र युद्ध काल में ही हो ऐसा नहीं है। प्रदर्शन यानी युद्ध अभ्यास, आप जानते हैं युद्ध अभ्यास होता है तो बिना किसी युद्ध के हम अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखें, चीज़ें आती रहें, तो वो चाहे नेवी के हों या अदर आर्मी हो या एयरफोर्स के हों, वो अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, तो ऐसा ये है नहीं। विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र घोषित करने के लिए प्रयुक्त ना हो, तो बिल्कुल सही ऑप्शन दूसरा हो जाता है आपका कि हमें विधि, नियम और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के द्वारा बल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम किसी भी घोर विनाश पर नियंत्रण पा सकें। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार हमारी समस्या क्या है? विज्ञान को सामाजिक शक्तियों का प्रतिबिंब बनाने से रोकना। विज्ञान अगर सामाजिक शक्ति को बढ़ा रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये नहीं सही होगा। मतलब ये सही कहा गया है, लेकिन यहाँ पे समस्या पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है। वैज्ञानिक गतिविधियों को सर्वत्र प्रतिबंधित करना चाहिए, यानी कि जो वैज्ञानिक गतिविधि है वो हर तरफ उसको प्रतिबंधित कर दीजिए, रोक लगा दीजिए, ऐसा तो संभव नहीं है। युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, मतलब गद्यांश के अनुसार हमारी समस्या ये है कि हम युद्ध को किस प्रकार से समाप्त करें बिना बल प्रयोग के। अगर बल प्रयोग भी हो रहे हैं तो एक नियंत्रण में हो। पैसेज के हिसाब से, गद्यांश के हिसाब से बातें हो रही हैं। ठीक है, ये सही है कुछ हद तक। वैज्ञानिकों को विनाशकारी गतिविधियों से रोकना, तो सबसे बेस्ट जो हो जाएगा तीसरे का, वो तीसरा ऑप्शन ही हो जाएगा कि युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। ठीक है, विज्ञान को विनाशकारी गतिविधियों से रोकना ये हमारी समस्या नहीं है। खासकर युद्ध के समय युद्ध की समाप्ति हमें ज़्यादा
बात क्लियर हो गई। तीसरे का तीसरा ऑप्शन, विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु क्या आवश्यक है? सामाजिक शक्तियों को प्रोत्साहन करना, शिक्षा और सौहार्द, अंतर्दृष्टि एवं रचनात्मक चिंतन। देखिए ये जो है क्रिएटिव थिंकिंग और अंतर्दृष्टि की बात कौन करता है सीडीपी में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और ऑप्शन चौथा है कि दूसरा और तीसरा दोनों सही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक है कि शिक्षा भी हो ताकि लोग सोच समझ सकें, तर्क लगा सकें, सौहार्द हो, अंतर्दृष्टि दूर तक सोचने की क्षमता हो, ठीक है, रचनात्मक चिंतन हो, ये सभी चाहिए, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विनाश की दहलीज पर खड़ा करना का क्या तात्पर्य है? मृत्यु और विनाश के समीप ले जाना, नए भविष्य की दहलीज पर ले जाना, विध्वंसकारी गतिविधियों में प्रवृत्त होना, रहस्यमय भाग्य बतलाना। तो देखिए विनाश की दहलीज पर खड़ा करना ये मुहावरा है, उसके लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा मृत्यु और विनाश के समीप ले जाना। इसमें कोई तर्क वितर्क वाली बात नहीं। आगे देखते हैं युद्ध काल में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो आप सभी लोग जानते हैं छठे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए इसमें तत्पुरुष का और भी जो उदाहरण हो सकता है वो मूर्तिकार हो सकता है। मूर्तिकार, राजद्रोही, राजकुमार, ये सारी चीज़ें तत्पुरुष में हो सकती हैं। जैसे पूर्व पद एवं पर पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उनके मध्य चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, चिन्हों का क्या है, ये जो उनके मध्य चिन्ह लगे होते हैं, से युद्ध अलग अलग लिखेंगे तो काल लिखेंगे तो ये चिन्हों का लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में। तो ये जो है छठे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे थोड़ी सी छोटा सा एक गद्यांश था। ये सीरीज चलती रहेगी, आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपने कितने सही किए पैसेज के या गद्यांश के हिसाब से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।